नमस्कार। नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। स्कूल एनसीईआरटी ने 12वीं के राजनीति विज्ञान की नई किताब में कुछ बदलाव किए हैं और अब इस किताब से गोधरा कांड, बाबरी विध्वंस और अयोध्या के अध्याय हटा दिए गए हैं। साथ ही रथ यात्रा, कार सेवा, अयोध्या संबंधी जानकारी में बदलाव किए गए हैं और अब इस पर जाहिर तौर पर विपक्ष बखेड़ा खड़ा कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संघ और बीजेपी से जुड़े बदनामी वाले इतिहास को एनसीईआरटी जानबूझकर छिपाना चाहती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त इकाई है जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पाठ्यपुस्तकों का नियमन करती है। ऐसे में क्या विपक्ष को यहां भी राजनीति करने की कोई जरूरत बनती है, या जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठा रहे हैं क्या वाकई वो गंभीर हैं? जो बदलाव किए गए हैं उन बदलावों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सवाल वाजिब हैं? कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। पहले एक रिपोर्ट के जरिए पूरे मसले को समझिए कि क्या मोटे मोटे बदलाव किए गए हैं और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई है, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी ने नए शिक्षा सत्र से अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी ने नई किताबों में गोधरा कांड और बाबरी मस्जिद जैसे अध्याय हटा दिए हैं। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब के सिलेबस में बदलाव किया गया है। किताब में बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा दी गई है। बुक में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। 4 पेज के टॉपिक को भी 2 पेज का कर दिया गया है। अब इस बदलाव पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है, तो भाजपा का कहना है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञ और इतिहासकार तैयार करते हैं। उन्होंने सोच समझकर ही पाठ्यक्रम तैयार किया होगा। स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने के मॉडल पे काम कर रहे हैं और अपने कलुषित इतिहास को छिपाना चाहते हैं, बच्चों की जानकारी में नहीं लाने देना चाहते हैं। यह शिक्षा जगत में ऐसी राजनीतिक सोच बेहद दुखद है और देश हित में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है, एक संस्था है, तो मैं समझता हूँ कि वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको आम लोगों से, विशेषज्ञों से भी बात करना चाहिए, तब जाके किसी फैसले पहुंचना चाहिए। नई शिक्षा नीति लागू हुई है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तथ्यपरक शिक्षा, ज्ञानपरक शिक्षा और इन सब चीजों पर शिक्षा नीति में प्रावधान है, उसी के अनुरूप ये काम हो रहा है। और धीरे धीरे करके नई शिक्षा नीति में देश के वास्तविक इतिहास को बताने का प्रयास हो रहा है। ये एनसीईआरटी की किताबों का जो तैयार करते हैं वो इतिहासकार करते हैं, और इतिहासकारों ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया। एक तरफ कांग्रेस नेता इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एनसीईआरटी के किए गए इन बदलाव का समर्थन किया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? अब इस पे क्या आपत्ति होना चाहिए? अगर कोई अयोध्या का इतिहास पुराना, जिसको कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रमाणित कर दिया है, अगर उसको सामने लाया गया है तो वो सही है। इधर पाठ्यक्रम में बदलाव पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हमारी शिक्षा में हिंसा और घृणा के लिए जगह नहीं है। 1984 के दंगों का जिक्र भी किताबों में नहीं है। इस पर हंगामा क्यों नहीं किया जाता? हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और डिप्रेस्ड इंसान। एनसीईआरटी एक स्वायत्त इकाई है जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पाठ्य पुस्तकों का नियमन करती है और जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रमों में बदलाव इससे पहले भी होते रहे हैं। ऐसे में अब इन बदलावों पर हो रही सियासत की क्या वाकई जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी की तरफ से ये बदलाव इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है और इसे सियासी चश्मे के नजरिए से वो देख रही है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के दबाव में एनसीईआरटी ने इस तरह के बदलाव किए हैं जिसकी वजह से संघ और भारतीय जनता पार्टी का काला इतिहास छिपाया जा सके। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं,
और अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ में स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी जी, जाने माने शिक्षाविद हैं, और बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का ही। सबसे पहले मैं, चूंकि पॉलिटिकली इस पे चीज़ें आ रही हैं, मैं जवाहर जी आपके पास आने से पहले एक बार पॉलिटिकल रिएक्शन से एक बार फटाफट ले लूँ। अमित श्रीवास्तव जी, जाना चाहेंगे आपसे, क्यों आपत्ति? क्योंकि ये बदलाव कोई नए तो है नहीं, इससे पहले भी लगातार एनसीईआरटी जब जब जरूरत पड़ती है उसमें जरूरत के मुताबिक बदलाव करती रही है, तो इस समय क्यों इस बार आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल चीजें हैं, जानबूझकर इसमें इस तरह का बदलाव किया गया है? बताइए अमित जी। देखिए हितेश जी, निश्चित तौर पे समय समय पे बदलाव होते रहते हैं और बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात कि देश के भविष्य जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो अभी आगे क्या पढ़ेंगे, इसके लिए पूरी एक कमेटी डिसाइड होती है कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। और वो सब अभी, क्योंकि हमारे साथ जवाहर सर बैठे हैं, वो भी इस चीज पे प्रकाश डालेंगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोग क्या पढ़े, हमारे बच्चे क्या पढ़े, ये निश्चित तौर पे हम सबको भी उस पर नजर रखनी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ में भारत की तकदीर है, अगर वो नौनिहालों को क्या पढ़ना है, निश्चित तौर पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। समय पे परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने भी चाहिए, और हमारे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स में होना चाहिए। जो इतिहास जिनके पास नहीं है वो घबराते हैं, और अगर आपने इतिहास बनाया है तो आप उसको कहते नहीं है, उसका विरोध नहीं करते, आप तो वो पोथी लाके देते कि आप ये हमने इतिहास बनाया है, इसको आप पढ़ाइए। नहीं अमित जी, आपने अभी जिक्र किया, अमित जी आप ये कहते हैं कि भाई हम बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बाकायदा पूरी जांच का विषय होना चाहिए रिसर्च के साथ में। तो ये एनसीईआरटी का काम वही तो है ना, वो तमाम इतिहासकारों से, तमाम तथ्यों से एक रिसर्च टीम के साथ मिलकर ये तय करते हैं कि पाठ्यक्रम में किसको शामिल करना है, किसको नहीं पढ़ना है। तो उनको जो सही लगा उन्होंने उसको शामिल किया, उसमें वो तथ्य भी दे रहे हैं कि भाई हम बच्चों को हिंसा क्यों पढ़ाएं, हिंसा के बारे में क्यों पढ़ाएं, दंगों के बारे में क्यों पढ़ाएं, जो जरूरी है वो पढ़ाएं। जी निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, क्योंकि एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको बनाया ही इसीलिए गया था कि क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, और सारे बुद्धिजीवी वर्ग को, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अभी जवाहर सर बैठे हैं, उस पर ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि आपने बदला क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने बदला क्या है मैं आपको बता दूं कि इतिहास से मुगल बाहर जाए एनसीईआरटी किताब से आपने हटा दिया, और आपने ये कहा कि हम उनके बारे में क्यों पढ़े। ठीक है, मैं अब दूसरे उस पर जाता हूँ। 12वीं की राजनीतिक शास्त्र की किताब से कई पाठ हटे और उसमें ये हटाया गया, जो मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं, जो आपका मैलाफाइड इंटेंशन दिखाता है हितेश जी, कि कांग्रेस के शासन पर जो एरा ऑफ वन पार्टी और डोमिनेंस का पार्ट हटाया गया। कांग्रेस पार्टी में राइज एंड फॉल क्या था उसको हटाया गया। इनकी आइडियोलॉजी, इन्होंने कहा ना, काम तो इन्होंने किया नहीं, और एक अभी ये गलती करे थे उसका इन्होंने भुगतान भी किया है कि 240 सीटों में समय आ गए, लेकिन वो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। अमित जी, हम जिन जिन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं वो स्क्रीन पर लगातार मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, अभी 11वीं पे जो थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। जी बिल्कुल, 11वीं के इतिहास के किताब से इन्होंने हटाया है सेंट्रल इस्लामिक लैंड एंड फाउंडेशन ऑफ कल्चर, इन्होंने हटाया। 10वीं की किताब से इन्होंने ये हटाया डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी। अजय धवले जी, कुल मिलाकर अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेलाफाइड इंटेंशन दिखता है कि ये बदलाव हुए हैं, लेकिन जिन जिन चीजों को बदलाव किया गया है, जिसको मैं डिस्कशन करूंगा आपके अभी लोग। ठीक है। अजय धवले साहब बताइए क्या कहेंगे इस पर। वो कह रहे हैं कि इंटेंशन जो है इसके पीछे वो राजनीतिक नजर आता है। जी हितेश जी, तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस इस चीज को बाइफरकेट कर ले कि क्या 2014 के पहले बोनाफाइड इंटेंशन होता था कांग्रेस की सरकारों का, क्या 1984 के दंगों को कभी हमारे जो सिखों की नृशंस हत्या होती उसको कम ने हिस्ट्री में पढ़ा, क्यों मुगलों के इतिहास को बढ़ चढ़ कर बताया गया, को उन्हीं को भारत का बनाने वाला कहा गया। ये सब हम लोगों ने देखा है कि तथाकथित एजेंडाधारी लोगों ने एक परिवार की महत्ता को दिखाने के लिए और जो डेमोक्रेसी के एक ही वर्जन को हम लोगों के सामने रखा। अब देखिए, भारतीय डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है ना कि ब्रिटिशर्स से, लेकिन उसके भी पूर्ववर्ती हमारा जो एक हमारा सांस्कृतिक विरासत थी, उनका जो गौरव था, वहां से हमारा लोकतंत्र इवॉल्व हुआ है। लेकिन बीच के इस कालखंड को इतनी महत्ता दी गई, लॉर्ड माउंटबेटन के जैसे भारत को स्वतंत्रता जो मिली है, हम लोगों को यह पढ़ा कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी व्यक्ति का है तो लॉर्ड माउंटबेटन और उनके परिवार का है। लेकिन वास्तविकता ये जो है,
ऐसे देश में कई इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में समय समय पर यह लिखकर भी रखा है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विरासतों की जड़ काफी पुरानी है और हम चिर पुरातन काल से चल रहे हैं। रही बात अभी जो वर्तमान में कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम एक जो हो हल्ला खड़ा कर रहा है, इन लोगों को यह सोचने की आवश्यकता है कि जिस डिस्प्यूट को, यदि हम अयोध्या के पार्ट को अभी बात कर ले, जो पॉलिटिकल साइंस की किताब से एनसीईआरटी ने जिस चैप्टर्स को 4 पेजेस में था उसको 2 पेज में कन्वर्ट किया, लेकिन आप देखिए कि ये एक लीगल डिस्प्यूट था। कोई लीगल डिस्प्यूट एक लॉजिकल एंड पे चला जाता है तो उसके जो फैक्ट्स होते हैं, जिन फैक्ट्स को ऑनरेबल कोर्ट ने मान्यता दी है, उन्हीं फैक्ट्स को अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। अननेसेसरी के विवाद को पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑनरेबल चलिए, आपने जो तथ्य यहां पर रखे हैं, आपने ये कहा कि भाई जो, और इस बात का जिक्र जो है एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी कर रहे हैं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्य सामने रखने के बाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है तो अब उन्हीं तथ्यों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उससे जुड़े विवाद जो पहले थे, कई सारी चीजें थी, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये एक अलग विषय में, इस पर आऊंगा। अमित जी, आपसे प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन जवाहर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बदलाव हुआ है, जैसे हमने रिपोर्ट में बताया कि ये कोई पहला बदलाव नहीं है। कोविड के समय में भी जरूरत के मुताबिक चेंजेस किए गए थे, उसके पहले भी जब भी जरूरत पड़ी है तो चेंजेस हुए हैं। अभी जो चेंजेस हुए हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको जैसे सियासी नजरिए से देखा जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपका नजरिया क्या है सर? इसमें 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये राजनीति शास्त्र की किताब है, तो इसको इतिहास के किताब के रूप में ना देखा जाए। ठीक है, ये राजनीति शास्त्र है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि 12वीं और 11वीं के या 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। तो बड़े चैप्टर जो हैं उनको, जैसे इस 4 पेज के चैप्टर को 2 पेज किया गया। हाँ, तो संख्या घटाने की जरूरत थी तो उन्होंने किया। तीसरी बात यह है कि हाँ, ये सही है कि बाबरी मस्जिद का उल्लेख उसमें से हटाया गया और 3 गुंबदों की संरचना कहा गया है। वो इतिहास के इसमें क्यों हटाया गया उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद रहता भी तो वहाँ राम मंदिर था, ये पता है हमको। हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, और बच्चों को भी पता है। लेकिन ये बात सही है कि मंदिर तोड़ा गया या कार सेवा हुआ, गोलियां चली, इस तरह की हिंसक वारदातों का उल्लेख हटना चाहिए था और बच्चों के लिए वो ठीक नहीं था, इसलिए हटाया गया, वो ठीक है। आखिरी बात जो अच्छी चीज़ इसमें हुई है वो ये है कि जो कोर्ट में जो मुकदमा चला और एमिकेबल सेटलमेंट हुआ, उसका उल्लेख इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में उनका कहना है कि एमिकेबल सेटलमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बच्चों को सीखनी चाहिए, इसलिए उसका उल्लेख किया और ये पूरी लड़ाई वगड़ाई सब हटा दिया गया। ये सही है। अच्छा, मैं इस पर लेकिन प्रतिक्रिया बाकी सदस्यों से भी लूंगा, लेकिन जो सोमनाथ से अयोध्या तक भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली थी, बड़ी चर्चित रथ यात्रा थी, उसका भी जिक्र इसमें हटा दिया गया है। और गोधरा कांड का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जो उसके बाद जो हिंसा हुई उसको भी इसमें हटा दिया गया है। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, क्या इसको भी आप इसी नज़रिए से देख रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया कि भाई क्यों हम पढ़ाएं, जो बात डायरेक्टर कह रहे हैं कि बच्चों को हम हिंसा या इससे जुड़ी चीज़ों को क्यों पढ़ाएं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जिस भी यात्रा में या जिस भी घटना में हिंसा हुई हो, उसको गैर हिंसक या जिस तरीके से पेश किया जाए उसमें बच्चों को हिंसा की झलक नहीं मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ जो कह रहा हूँ वो ये है कि बाबरी मस्जिद नाम हटाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो उसका कोई मतलब भी नहीं दिखता, बाकी सब चीज़ें हैं जायज़ हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब ने कहा कि जो चेंजेस किए गए हैं वो जायज़ है, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका वो जिक्र भी कर रहे हैं कि बाबरी को लेकर उसके नाम को चूंकि हटा दिया गया है तो क्या इसकी आवश्यकता थी नहीं थी, एक चर्चा का विषय है। अमित जी, इन सब के बीच चूंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि भाई मिलाफाइड इंटेंशन है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ जो है दबाव के जरिए सब बदलाव करा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के डायरेक्टर की तरफ से ये कहा गया कि इससे पहले 1984 में भी दंगे हुए, बड़े दंगे हुए थे, देश भर में उसकी आग देखने को मिली थी, उसका जिक्र तो कभी किताबों में नहीं है, उसको नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर उस पर सवाल तो होते नहीं। अब आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सकलानी जी जो डायरेक्टर है एनसीईआरटी के, उन्हें ये बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या बेहतर हो और क्या बच्चों के लिए बेहतर हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि जिम्मेदार पद पे बैठे किसी पॉलिटिशियन की तरह उन्हें बात नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने जो आपको आगे करता हूं कि 10वीं की किताब से जो हटाया उन्होंने, कितना हमारे जो मैं हमेशा कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे संविधान के लिए खूबसूरत है,
लेकिन उन्होंने क्या हटाया? डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलर स्ट्रगलर मूवमेंट, मतलब जो देश की आजादी का जो पूरा आंदोलन था उस चैप्टर को उन्होंने हटा दिया। दूसरा, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी को ड्रॉप किया गया। अब जिस प्रकार से अभी जवाहर सर ने कहा कि अयोध्या चैप्टर को बदला गया, पहले इस पर विवाद लिखा था और अब उसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर ने बताया कि बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबदी वाली संरचना, मतलब आप कहीं बेहतर काम करिए ना। आप किन मुद्दों को आप उठाना चाह रहे हैं? आपको बदलना है, आप बदल दीजिए। आपने अभी बात करी थी संविधान बदलेंगे, जनता ने उसका जवाब दे दिया। आप अच्छे काम करिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उन्हें क्या पढ़ना है। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं, मुझे पता है कि हमने क्या पढ़ा है। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं हितेश जी कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक पे आप डिबेट आपने रखा है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसे आप पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, उसे आप बदल नहीं सकते। डॉक्टर जवाहर जी, लेकिन मैं फिर कह दूं, यहां पर जो बात अमित जी कह रहे हैं, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि कोई भी सिलेबस कुछ बनाने को लेकर, उसमें चेंजेस करने को लेकर जाहिर तौर पर एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती होगी, कई सारी टीम्स में रिसर्च के आधार पर चीजें होती होंगी। जो बात यहाँ पर अमित जी भी कह रहे हैं, जो जिसका 10वीं का भी उन्होंने जिक्र किया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और ये जो चेंजेस की जो प्रक्रिया है, इसको आप अगर बता सके दर्शकों तक। ठीक है, इसमें अलग अलग टीम्स बनती हैं, ये सितंबर में बन जाती हैं अगले साल के लिए। और विशेषज्ञ हर किताब के लिए 3-3, 4-4, 5-5 होते हैं और उनकी अपनी बैठकें होती हैं। विषय विशेषज्ञ ये बताता है कि पिछले किताब में क्या त्रुटियां हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कंटेंट में मिस्टेक हो, और उसको एनसीईआरटी के एक एक्सपर्ट पैनल पे पेश करते हैं वो। उसके बाद वो एक्सपर्ट पैनल बताता है कि किस किस को बदलना चाहिए, किसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वापस विषय विशेषज्ञ के पास अगर इसको रिप्लेस करें तो किस से करें, तो कंटेंट वो बताता है। ये हर 3 साल में होना अनिवार्य है। हालांकि हर साल में ये करेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन कंटेंट बदलने का काम हर 3 साल में होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि नॉलेज इतना जल्दी अपडेट हो रहा है। हाँ, और ये जो उन्होंने बात कही कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर की जो बात है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनको वो स्टेटमेंट में जाना ही नहीं चाहिए था कि 1984 का उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं, वो रिसर्च पे ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। धवले साहब क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे ये कह रही है, और इससे पहले भी कई और ऐसी संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े होते रहे हैं कि दबाव के जरिए कुछ चीजें करवाई जाती हैं। अब यहाँ पर जिस बात का जिक्र अमित जी कह रहे हैं कि 10वीं की किताब में, 11वीं का कभी उन्होंने जिक्र किया, 12वीं का भी जिक्र किया, उनका ये कहना है कि जो चेंजेस किए गए हैं और जिस मंशा से किए गए उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। फिर वो आकर कहते भी हैं कि देखिए 84 दंगे का तो जिक्र नहीं है, और बाकी उस पर आप बवाल नहीं करते। अब हम इसको हटा रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है। तो ये पॉलिटिकली सब नजर आ रहा है उन कांग्रेस पार्टी को। बताइए हितेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस अपना इतिहास उठा के देख ले। इस देश में मुगलों का इतिहास गौरवान्वित करके जिन्होंने पढ़ाया है, वो हमारे इतिहास की क्या बात करें। रही बात अभी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव तात्कालिक होते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में जो भी तात्कालिक प्रासंगिक परिस्थितियां, उनको इनकम्पासिंग कैसे की जाए, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए स्टडी में, सिलेबस में, इसके मद्देनजर होती है। और एनसीईआरटी अपने आप में एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसी एक स्वायत्त संस्था है जो इसके लिए सक्षम है, और मुझे लगता है उसको अपना काम कर देने की आवश्यकता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का रेगुलेशन इन संस्थाओं पर है, या हमारी सरकार इस प्रकार से काम करती है, ये कांग्रेस बिल्कुल भी ना पढ़े। हितेश जी, हम उसी देश में पढ़ते हैं, इसी देश में रहते हैं और पढ़ते हैं जहां पे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आज भी सिलेबस में सिलेक्टिवली पढ़ाया जाता है, जिस केस ने इस देश में लोकतंत्र में इतना बड़ा बदलाव लाया था। इमरजेंसी के बाद में किस प्रकार से इमरजेंसी लगी थी, किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया गया था, किस प्रकार से मीडिया की आवाज दबाई गई थी, ये हमारे देश में पढ़ा ही नहीं है। या हम लोगों को एक सिलेक्टिवली पढ़ाया गया कि किस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बिल लाकर लोगों को जेलों में भरा गया। तो कांग्रेस, काला इतिहास वाली कांग्रेस, जब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करती है, तब अपना वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास उठाकर देख ली। रही बात वर्तमान जो बाबरी विवाद और जो 3 गुंबद का ढांचा कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल जजमेंट में जो जवाहर जी ने भी कहा कि अमाइकेबल सेटलमेंट है, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, ऐसा कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं है। अमित जी बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीईआरटी कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी उसके बाद उसका गठन किया गया है, तो सालों से चल रही है। और ये बदलाव का जो प्रोसेस है वो अभी नया नहीं है, ये तो लगातार इससे पहले भी होता रहा है और इसी तरह से होता रहा है, और कई सब चीजों को लेकर।
तो ऐसे में सवाल अगर खड़े होते हैं, क्योंकि एक विश्वास है, भरोसा है आम लोगों का एनसीईआरटी के प्रति कि यहां से जो पाठ्यक्रम बन के आ रहा है और वो हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। ये भरोसा भी तो कायम रहना चाहिए। सिर्फ सवाल उठा देना, विरोध कर देना तो मकसद नहीं होना चाहिए। बताइए अमित जी। देखिए, कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलना चाहिए। मेरा मकसद हंगामा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताएं हटा दी है इन्होंने एनसीईआरटी से। उन्होंने क्या किया था, किसानों पे लिखा था, उसे हटा दिया। और रही बात इन्होंने क्या क्या हटाया, मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में ही कहा कि बदलाव निश्चित तौर पे होना चाहिए और समय समय पे हुआ भी है बदलाव, एक बार नहीं कई बार हुआ है। लेकिन फिर क्या उन्होंने हटाया, बाबरी मुद्दा हटा दिया, गुजरात के दंगे के टॉपिक को हटा दिया, अल्पसंख्यकों के संवेदनशील मुद्दों को हटा दिया, हिंदुस्तान की राजनीति एक चैप्टर था उसे हटा दिया। मतलब आपके पास तो कोई इतिहास गौरवपूर्ण है नहीं, और आप जिन्होंने बनाया आप सिर्फ नाम बदलने का काम जानते हैं। मैं यही कह रहा हूं, और मैंने जैसा कहा कि आपने कहा एनसीईआरटी पहले तो थी, निश्चित तौर पे थी, लेकिन पहले तो नेट भी था, एनएनईटी का परीक्षा भी होता था, भ्रष्टाचार नहीं होता था। आज वहां भी बच्चे भुगत रहे हैं, और इस प्रकार से एनसीईआरटी के डायरेक्टर अगर आके इस टाइप का वो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो चलिए ठीक है। मैं समय की मेरे पास में पाबंदी है थोड़ी सी। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे होगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये बदलाव हो गया, क्या इस बदलाव के विरोध में या इस बदलाव के संदर्भ में कोई आपत्ति दर्ज कराने की भी व्यवस्था होती है? दूसरा ये कि इन तमाम चीजों को आप आगे के नजरिए से किस तरह से देख रहे हैं? तो दो व्यवस्थाएं हैं इसमें। आप एक तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर को स्कूलों के जरिए या बच्चों के माँ बाप इस पे आपत्ति जता सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। दूसरा है कोर्ट जाने की, जो सबके लिए उपलब्ध है। ये दोनों व्यवस्थाएं इसीलिए बनी है ताकि अगर कोई बदलाव ऐसा हो गया है जो एक तरफा है और जिससे संघीय ढांचे में कोई तकलीफ दिख रही है तो वो जरूर होने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राजनीति शास्त्र की किताब है, इतिहास की किताब नहीं। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बात इसमें आती ही नहीं। राजनीति शास्त्र के बच्चों के लिए जो खुराक की ज़रूरत है उस हिसाब से जो परोसा जाए और उसके आउटकम्स वो निकलते हैं तो वो सही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब ने जो बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टिप्पणी की कि भाई एक ऐसी संस्था है जो स्वायत्त संस्था है और वो तमाम तरीके से पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, पूरी रिसर्च के साथ में एक टीम के जरिए एक पूरे प्रोसेस के साथ में उन तमाम तरह के फैसले लेती है, बदलाव करती है। कई बार ये फैसले राजनीतिक दलों को अपने मुफीद भी लगते हैं, कई बार विरोध में भी लगते हैं, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं और इसको लेकर चर्चा लगातार होती है। और इसी तरह की चर्चा हमने यहाँ पर की भी। देखना होगा कि अब आगे इस मसले पर और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं और जो आपत्तियां कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और दूसरी बात ये, अमित जी आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, वो समर्थन कर रहे हैं कि भाई हम गोधरा पर क्यों पढ़ाएं, भाई हम लोगों को अयोध्या के लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो सब कुछ तथ्य सामने आ गए तो फिर वही पढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं कि राय है, बदलाव तो होते रहते हैं। हाँ, महिला फाड़ी टेंशन से मत करिए। चलिए, बदलाव होते रहते हैं, बदलाव होते रहने चाहिए, समाज को सही दिशा में ले जाने वाले बदलाव हो तो बहुत बेहतर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।